दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां घर की बोझ नहीं बल्कि माता पिता का सम्मान बढ़ाती हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नींद कोसों दूर थी। कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे के आगे की छोटी सी बालकनी में जा खड़ा हुआ। पूरा चांद साफ आसमान में चुपड़ी रोटी की तरह दमक रहा था, कुछ फूला सा, कुछ चकत्तों वाला, लेकिन बेहद खूबसूरत। दूर दूर तक चांदनी छिटकाता धुले हुए से आसमान में तारे बिखरे हुए थे, बहुत चमकीले। हवा के संग झिलमिलाते बंद बयार उसके कपोलों को सहला गई थी। आज हवा की उस छुअन में एक मादकता थी जो उसे कई बरस पीछे धकेल गई थी। तब वह ईवा था, बहुत से सपने लिए हुए जिंदगी को दिशा न मिली थी, पर मन में उत्साह था। आज जिंदा तो था, पर जी कहाँ रहा था। एक आंख के साथ वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सिगरेट बहुत दिन से छोड़ दी थी, पर आज बेहद तलब महसूस हो रही थी। कमरे में गया और माचिस व सिगरेट की डिबिया उठा लाया। लौटते हुए दोनों बच्चों और पत्नी पर नजर पड़ी। वे अपनी सपनों की दुनिया में गुम थे। अब वे ही उसकी दुनिया पे थे, पर आज जाने क्यों दिल हुक रहा था, यह सोचकर कि उसकी दुनिया कितनी अलग हो सकती है। ऐसे ही दूर दूर तक फैली चांदनी वाली रात तो थी। वह उन दिनों हारमोनियम सीखता था। सभी स्वर सधे हुए न थे, पर कार्ड प्रिय बजा लेता था। जाने चांदनी ने कुछ जादू किया था या फिर दबी हुई कामना ने पंख फैलाए थे। न जाने क्या सोचकर उसने हारमोनियम उठाया था और बजाने लगा था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। तेरी मेरी कहानी है। गीत का दर्द सुरों में पिघलकर दूर तक फैलता रहा था। रात गहरा चुकी थी। चांदनी को चुनौती देती कोई बिजली कहीं नहीं टिमटिमा रही थी, पर शब्द यहाँ भेजे थे, वहाँ पहुँच गए थे। उसने क्यों मान लिया था कि गीत उसके लिए बजाया गया था। चार शब्द कानों में बस गए थे, तेरी मेरी कहानी है। और तब से दुनिया उसके लिए अपनी और उसकी कहानी हो गई थी। वे बचपन में साथ खेले थे। वह लड़का था, हमेशा जीतता, पर वह कभी अपनी हार ना मानती। वह हंसता हुआ कहता कल देखेंगे, तो वह भी हाँ हाँ कल देखेगी कहकर भाग जाती। उसे यकीन था कि एक दिन वह जीतेगी। लड़की थी, लेकिन बड़े बड़े सपने देखती थी। वह उन दिनों की कुछ फिल्मों की नायिका की तरह बनना चाहती थी, जो सबला व आत्मनिर्भर थी। एक ऐसी स्त्री जिस पर उसके आसपास की दुनिया टिकी हो। कस्बे के उस मोहल्ले में ज़्यादातर घर एक मंजिले थे। बड़े बड़े आंगन, एक और लाइन से कुछ कमरे, एक कोने में रसोई व भंडार, जिसका प्रयोग सामान रखने के लिए अधिक होता था, और खाना रसोई के बाहर अंगीठी रखकर पकाया जाता था। वहीं पतली पतली दरियां बिछाकर खाना खाया जाता था। कोई मेहमान आता तो आंगन में चारपाई के आगे मेज रख दी जाती। गरम गरम रोटियां सेकती और सीधे थाली में पहुंचती। आंगन के बाहर वाले कोने की ओर दो छोटे दरवाजे थे, शौच व गुसल खाने के। लगभग सभी घरों का ढांचा एक सा था। उस मोहल्ले में बस एक इकलौता घर 3 मंजिला था। उसका तीसरी मंजिल एक पर ही कमरा था, जिसे उसकी पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। आने जाने वालों के शोर से परे वहाँ एकांत था। मामा के निर्देश थे कि मन लगाकर पढ़ाई की जाए। उसके और पढ़ाई के बीच कुछ न आए। मामा पुलिस में थे, ड्यूटी के कारण हफ्ता घर न आते थे। मामी और उनके 2 बच्चे उनके साथ रहते थे। घर में कुल मिलाकर वह, उसकी माँ और उसके दादाजी, उन्हें वह बाबा पुकारता था, और मामी व उनके बच्चे रहते थे। वह समझ न पाता था कि मामा ने उसकी विधवा माँ को अकेले न रहने देकर उसे सहारा दिया, या अपना घोंसला न होने के कारण कोयल का चरित्र अपनाया। खैर, जो भी कारण रहा हो, मामा उसे बहुत प्यार करते थे। घर में चित्रात्मक सत्ता प्रदान करने थे, पर मामी ऐसी न थी। मामा न होते तो माँ से खूब झगड़ती,
शायद उनके मन में कुछ ग्रंथियां थी। 3 मंजिला घर के भूतल पर वे रहते थे। बाहर बैठक थी और उसके साथ में एक गलियारा आंगन में ला छाड़ता था, जहाँ एक और रसोई, सामने एक कमरा और कमरे के भीतर एक और कमरा था। बैठक में बाबा जी रहते थे। अंदर के कमरे में वह सब पहली और दूसरी मंजिल में कुल 4 कमरों में कभी 3 किराएदार रहते थे, कभी 4। उन कमरों का किराया उनके परिवार के लिए प्राप्त था। जब से उसे ऊपर वाला कमरा मिला था, वह वहीं पर पढ़ाई करने लगा था। कमरे के बाहर छोटी सी 4 ईंटों की मुडेरे वाले छज्जे पर छोटी मेज कुर्सी लगाकर वह पढ़ता। जानता था उसे कोई देख रहा है, पर वह किताब से नजरें न हटाता। बहुत होशियार न था, पर पढ़ाई तो पूरी करनी ही थी। वह भटक भी नहीं सकता था। माँ को दुख नहीं देना चाहता था। मामा पीड़ा देते थे। घर पिता की कमी को कब कोई पूरा कर पाया है। उसका मन पढ़ने में बहुत न था। उसे डॉक्टर, इंजीनियर न बनना था। कोई बड़े ख्वाब भी नहीं थे। मामा जैसी नौकरी न करनी थी, जिसमें महीने के 25 दिन शहर से बाहर काटने पड़े और बाकी के 5 दिन आपके घर वाले छठे दिन का इंतजार करे। उसे पिता से पुरोहिताई में भी नहीं रहनी थी। एक समय इंटर पास बड़े मायने रखता था, पर अब ऐसा न था। उस पर घर के गुजारों का बोझ न था, पर जिंदगी बिताने को कुछ करना जरूरी था। भविष्य के विषय में संशय ही संशय था। वह बार बार चबूतरे तक चक्कर लगा आती। चबूतरे से छज्जा साफ दिखाई पड़ता था, लेकिन उसे शाम को 8 से 9 बजे तक का बिजली की कटौती वाला समय पसंद था, क्योंकि मिट्टी के तेल से लैंप का आभा में पड़ने का चेहरा चमक उठता था। वह स्वयं अनदेखा रहकर उसे देख पाती। अब वे बच्चे न रहे थे। किशोरावयव को बड़ी निगरानी में रख रहा था। कोई बंदिश तो न थी, लेकिन पहले की उन्मुक्तता समाप्त हो गई थी। तब वह 10वीं में थी और वह 12वीं में था। वह अक्सर सोचती, काश दोनों एक ही कक्षा में होते तो वह पढ़ाई और किताबों के आदान प्रदान के बहाने ही एक दूसरे से बात कर पाते। यदा कदा माँ की काम से ताई जी के पास जाने में सामना हो जाता, पर बात न हो पाती। शायद मन के भीतर जो था वह सामान्य बातचीत करने से भी रोकता था। संस्कारों में बंधे हुए 2 युवा मन कभी खुल ना पाए। उस दिन भी नहीं, जब अम्मा ने उसे गला बुनने की सिलाई लेने भेजा था। लेकिन ताई जी घर पर नहीं थे और वह बैठक में अकेला था। वह चाहकर भी कह नहीं पाया कि 2 पल रुको, और वह मन होते भी रुक नहीं पाई। शायद वह तब भी सोच रहा था, कल देखेंगे। दादाजी के गुजर जाने के बाद वह बहुत दिन तक बैठक खाली रही। फिर माँ के कहने पर उसने उसे अपना कमरा बना लिया। दादाजी के कमरे में आते ही उसे लगा वह बड़ा हो गया है। दोस्त पहले ही बहुत न थे, जो थे वे भी धीरे धीरे छूटते गए। मन बहलाव को कुछ तो चाहिए। सो उसने तीसरी मंजिल के कमरे में कबूतरों के दड़बे रख दिए थे। सुबह शाम वह कबूतरों को दाना पानी देने ऊपर चढ़ता, कबूतरों को पंख पसारने के लिए ऊपर छोड़ता, और जब उन्हें वापस बुनाने को पुकारता आ जाता तो उसे लगता वह पुकार उसके लिए है। वह किसी न किसी बहाने छत पर चढ़ती, कभी कपड़े सुखाने, कभी छत पर सूख रहे कपड़े इकट्ठे करने, तो कभी छोटे भाई बहनों को खेल खिलाने। वह जिस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी वह कक्षा 12वीं से आगे न था। वह शुरू से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी थी। सरकारी स्कूल में जाने का स्वभाव न था। मौसी दिल्ली रहती थी, उसे वहीं भेज दिया गया। वह भारी मन से चली गई। जाने से पहले की रात चांद पूरा खिला था। उसके कान हारमोनियम की आवाज़ को तरसते रहे। काश एक बार वह सुन पाती, पर उस रात कहीं कोई संगीत न था। रात आँखों से कटी और सुबह तैयार हो गई। माँ मौसी के घर छोड़ने गई थी। वह पिता की बात गांठ बांधकर साथ ले गई थी। मन लगाकर पढ़ना और कुछ बनकर लौटना। वह पढ़ती रही, बढ़ती रही।
एक संकल्प लिए कि कुछ बनकर ही लौटूंगी। आज 10 बरस बाद लौटी। पिता बहुत खुश। माँ बार बार आंखों के कोने पूछती, उसे देखती निहाल हो रही थी। लड़की पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गई। आला अधिकारी मौका लगते ही वह छत पर जा पहुंची। सब बदल गया था। कहीं कोई ना था। मोहल्ले के ज़्यादातर घर मंजिले हो गए थे। दूर कुछ 3-4 मंजिले घर भी दिखाई दे रहे थे। शाम को बाहर चबूतरे पर निकली ही थी कि देखा एक छोटा बालक 3 मंजिले घर की देहरी पार कर बाहर निकल आया था, घुटनों के बल चलते हुए। उस बालक को उठाने का लोभ वह संवरण न कर पाई। कहीं यह वह उसे पहचानने के बहाने घर के भीतर ले गई थी। तेल चुपड़े बालों को किसी चोटी, सिर पर पल्ला, गोरी सपाट चेहरे वाली एक महिला सामने आई और अपने मुन्ना को उसकी बाहों में झूलते देख सकपका गई। एक अजब सा क्षण, जब आमने सामने दोनों के प्रश्न चेहरे पर गढ़े होते थे, किंतु शब्द खो जाते हैं, और एक मसीहा की तरह ताई जी आ गई थी। अरे बिट्टू, तुम अभी तो सन्नू की अम्मा से सुना है कि तुम आई हो। कितने बरस बाहर रही, आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। बड़ा बहुत कालेजा था तुम्हारी माँ का जो इतनी छोड़ रही थी। बहू रजनी जीजी के पैर छूकर आशीर्वाद लो, जानो कौन है। हाँ माँ, मैं समझ गई थी। उसने नाम से संबोधित करते हुए कहा था, रजनी बैठो, खाना खा कर जाना। खूब। वह औपचारिकता भरी आवाज़ उसका कलेजा चीर गई थी। कसी चोटी वाली एक आत्मीयता भरी नज़र भर तुरंत रसोई में चली गई थी। वह समझ नहीं पाई कि वह भोजन लगाने का निमंत्रण था या उसके लिए प्रस्थान करने का संकेत। वह क्षमा याचना सी करती, माँ के इंतजार का बहाना कर ताई जी को प्रणाम कर लौट आई थी।